आज हम लोग एक करंट के बहुत शानदार टॉपिक को लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम भारतवासियों के लिए कि जापान को पीछे छोड़ करके अब हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अब भारत से ऊपर अगर आप देखने चलिएगा तो भारत से ऊपर यहाँ पे देखिए सिर्फ अमेरिका है जिसका लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। यहाँ चाइना को देखिएगा तो 19 पॉइंट कुछ डॉलर की इसकी इकोनॉमी है और जर्मनी को देखिएगा तो यह भारत से मामूली अंतर में आगे है। ठीक है, एक ये क्या बोलते हैं कि जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। और आप देखेंगे कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं इन्होंने कहा कि अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब जो है भारत से बड़े हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है, और इन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो जर्मनी को पीछे छोड़कर 3 सालों में तीसरे नंबर पर होगा भारत। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नीति आयोग के हमारे सीईओ साहब हैं इनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है वीवीआर सुब्रमण्यम। इन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, इसी प्रकार से आर्थिक समृद्धि होती रही हमारी, क्योंकि आईएमएफ हो या कोई भी वर्ल्ड की संस्था हो उसने बताया है कि भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर सालाना, इसको 6 से हमेशा हर एक लोग ने, हर एक संस्था ने 6 से ऊपर ही बताया, 6 साढ़े 6 से ऊपर ही बताया है वार्षिक सालाना जो हमारा ये वृद्धि दर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर जो जापान है यह क्यों पीछे हो गया भारत के अर्थव्यवस्था से और भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी कैसे हो गई। तो सबसे पहले तो यही कि भारत जो है यह एक विकासशील देश है और विकासशील देशों के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है अपना डेवलपमेंट करने का। और जापान क्या है, एक छोटी सी जनसंख्या वाला विकसित देश है और विकसित देश के पास इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता नहीं है। उनको जितना करना था वो ऑलरेडी कर चुके। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो जापान का जो वृद्धि दर था, जापान का वृद्धि दर वार्षिक स्तर पे यह एकदम नगण्य था, यह एकदम नगण्य न के बराबर 1 पॉइंट के समथिंग था वार्षिक वृद्धि दर। और यहाँ पे भारत का वृद्धि दर अगर आप देखिएगा तो 5 गुना कम से कम अधिक था, 5 गुना अधिक, 5 गुना ज्यादा हमारा वृद्धि दर था। इसलिए हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोगों को देखना होगा कि क्या बोलते हैं कि अब हम लोग और ऊपर कैसे जा सकते हैं और जर्मनी को भी पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि लगभग 2.5 साल यानी कि 2.5 साल में हम लोग जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है कि हम लोगों को जर्मनी को पीछे छोड़ना होगा। अभी भी आप देखिएगा तो ये अंतर जो है यह बहुत ज्यादा नहीं है। और जिस प्रकार से हमारी आर्थिक समृद्धि हो रही है, अगर कुछ भी बुरा नहीं हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था इसी प्रकार से आगे बढ़ती रही तो हम लोग जल्द ही जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और हम लोग विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और अर्थव्यवस्था के मामले में हम लोग एक नई महाशक्ति बन करके उभरेंगे। यहाँ पे चाइना का अगर हम लोग देखें कि चाइना का जो इकोनॉमी है ये इतना विस्तृत कैसे हो गया भारत के साथ आजाद हुआ देश। तो आप लोग देखते हैं कि भारत ने जो उदारीकरण किया था, उदारीकरण ये 1991 में किया था। 1991 में हमने उदारीकरण करते हुए लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया था। और इस कदम को चाइना ने वर्ष 1978 में ही उठा लिया था। वर्ष 1978 में ही चाइना ने ये कदम उठा लिया था और अपने बाजारों को खोल दिया था। और हमने क्या किया, हमने इसको चाइना से बहुत वर्ष के बाद किया। इसके बाद भी अगर आप देखने चलिएगा तो चाइना का जो समझ जाइए कि वर्ष 2008 तक अभी हमारी जितनी जीडीपी है लगभग उतनी ही जीडीपी, यानी अभी हम कहाँ हैं, 4 ट्रिलियन के आसपास हम लोग हैं, 4 ट्रिलियन के आसपास अभी वर्तमान समय में हम लोग हैं। 4 ट्रिलियन के आसपास चाइना वर्ष 2008 से था। वर्ष 2008 के आसपास में अगर आप देखिएगा तो उस समय चाइना की जीडीपी 4 ट्रिलियन थी। तो इतने कम वर्षों में आखिर क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, लगभग 15 वर्ष भी अच्छे से नहीं हुए होंगे, 15-17 वर्ष,
और इस दौरान चाइना ने क्या कर दिया कि इसका डेवलपमेंट इतना अधिक हो गया। तो यही सब है कि इसने बहुत तेजी से अपने वर्कफोर्स को ये किया, विस्तृत किया, और जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी उनको धरातल तक लेकर के आने का काम किया इन्होंने। अब आप देखिएगा कि क्या आपके पॉकेट पे इसका क्या असर पड़ेगा। आपकी अर्थव्यवस्था बड़ी हुई तो क्या आप भी आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। तो इसके लिए आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए हम लोगों को देखना होता है पीसीआई, यानी कि पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। तो हमारी पीसीआई पर कैपिटा इनकम भी अभी बहुत कम है। अगर जापान का तुलना हम लोग करने चले पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो जापान का जो पीसीआई है यह भारत की तुलना में अभी भी 12 गुना बड़ा है। समझ गए, अभी भी 12 गुना बड़ा है जापान का। मतलब आप जितना पैसा कमाते हैं एक नागरिक के तौर पे, जापान के हर एक नागरिक आपसे कम से कम 12 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। अच्छा, भारत के लिए एक और बुरा चीज क्या है कि यहाँ पे जो पैसा है यानी मनी है, इसका सेंट्रलाइजेशन हो गया है। भारत के अधिकांश संसाधन जो है वह सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास है। भारत के अधिकांश संसाधन 1% अमीर लोगों के पास है। 1% अमीरों के पास भारत के अधिकांश संसाधन है। अधिकांश संसाधन जो भारत के हैं यह मात्र 1% लोग ही होल्ड करते हैं। तो ये एक बुरी बात है। तो आईएमएफ आदि जो संस्थाएं हैं उन्होंने कहा है कि भारत को अगर डेवलपमेंट करता है, आर्थिक जितनी भी संस्थाओं का रिपोर्ट मैंने देखा, उन्होंने यही कहा है कि भाई भारत को अगर डेवलपमेंट करना है तो उसको जो भारत की नीतियां हैं उसको ग्रामीण स्तर पर यानी निचले स्तर पर लेके आना होगा। क्या करना होगा? आर्थिक नीति को या फिर प्रयासों को, आर्थिक प्रयासों को निचले स्तर पर लाना होगा। ठीक है, अगर हम निचले स्तर पे इनको लेकर के आ जाते हैं अपनी योजनाओं को, व्यवस्थाओं को, तो निचले स्तर पे भी हमारा डेवलपमेंट होने लगेगा। और निचले स्तर पे जो समझ जाइए कि जिन लोगों के पास संपदाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, उनको भी यहाँ से व्यवस्थाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी और वो भी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, जिससे हमारी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय अगर इतनी बड़ी जनसंख्या की अच्छी हो जाती है तो सोचिए कि हम लोग कंपैरेटिवली आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका और चाइना के समकक्ष भी जाकर के खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। हम अभी युवा देश हैं और आने वाले 50 वर्ष तक हम अभी युवा देश बने ही रहेंगे। जापान क्या है, यह तो एक बूढ़ा देश है। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हैं। इसके अलावे अगर आप देखिएगा तो ये जो आर्थिक मतलब जीडीपी के मामले में हम लोग चौथे नंबर पे आए हैं। यह नॉमिनल जीडीपी के आधार पे हम लोग गणना की गई है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पे गणना की गई है। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? अगर वर्ष 2025-26 का बात किया जाता तो इसको हम लोग रियल जीडीपी मानते। रियल जीडीपी में हमेशा देखेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अंतर। रियल जीडीपी में हमेशा महंगाई ऐड किया जाता है, यानी यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है यह एडेड रहता है, यह हमेशा एडेड रहता है। महंगाई को हमेशा ऐड किया जाता है रियल जीडीपी में। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी में मान लीजिए कि हम लोग वर्ष 2012 हम लोगों का बेस ईयर है। तो वर्ष 2012 में जो महंगाई था उस कीमत के आधार पर ही हम लोग अपनी जीडीपी का गणना करते हैं। तो इसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और अगर रियल जीडीपी पे गणना करते तो यहाँ पे हम लोग किसको उठा लेते? यहाँ पे हम लोग महंगाई जो बढ़ चुका है इसको भी उठा लिए होते। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि दुनिया में बहुत से देश हैं और इन सभी देशों में महंगाई का स्तर अलग अलग हो सकता है, कहीं महंगाई बराबर नहीं होती है। इसलिए हम लोग पुराने कालखंड को ही, जैसे भारत ने वर्ष 2012 को अपना बेस ईयर मान लिया है, तो यही नॉमिनल जीडीपी के आधार पर ही हम लोग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। मुझे लगता है कि ये सेशन आपको
पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें एकदम क्रक्स निकाल करके मैंने बहुत सारी बातों को समझाने का प्रयास किया है। इसमें टेक्निकल बातें भी हैं जिसको कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या माइंड में भी इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से देख करके, और भारत के लिए एक अच्छा आउटपुट आप भी दे सकें। इसके लिए हमारे साथ जुड़ करके इस प्रकार का सुंदर कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज में, जिसमें कि आप देखेंगे अभी मैं एक ऑनलाइन यूट्यूब पे बैच भी इंडियन इकोनॉमी का लेकर के आया हूँ। अभी जस्ट मैंने शुरू ही किया है। आप चैनल पे जाएंगे तो उसका प्लेलिस्ट आपको बकायदे मिल जाएगा। तो वहां पे मैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, इनका अंतर क्या होता है, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल डिस्कशन करके बताऊंगा, जिससे कि आपके समझ का स्तर बहुत अच्छा हो सके। और अभी के लिए इस सेशन को हम रोकते हैं और यही हम लोग आशा करें कि भारत की जीडीपी जो है यह भविष्य में अमेरिका और चाइना से भी बड़ी हो जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।